मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज़, मेजरमेंट, ये सब हमने देख लिया। मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज एटम, ठीक है जी, ओके। देन इन एटम्स से मिल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, ये सब पता होगा तुम्हें। आयंस एक और यूनिट होती है, ठीक। आयंस कैसे बनते हैं, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उसको या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे दोगे उसे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ले लोगे उससे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा, ठीक है। आयंस हो गए। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, जैसे वाटर है, वाटर H2O में एग्जिस्ट कर सकता है, H2 के जैसे ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl ऐसे एटम्स में एग्जिस्ट नहीं करता, ये आयंस के साथ के जैसे एग्जिस्ट करता है, Na प्लस और Cl माइनस। इसमें O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसमें इन दोनों आयंस है, ये दोनों एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स होता है, द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। 12th में जाके पढ़ोगे इसको। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यूँ समझो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्योंकि ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता नहीं, तो इसके जैसे इंडिपेंडेंटली NaCl का एक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ठीक है। होता यह है कि एक क्रिस्टल होता है जिसमें x नंबर ऑफ Na प्लस आयंस होंगे, तो x ही नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस भी होंगे। H2O एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन NaCl इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एज जस्ट वन यूनिट। मतलब इसमें कुछ करोड़ 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 Na प्लस आयंस होने होंगे और एक कुछ करोड़ करोड़ Cl माइनस आयंस होंगे एक छोटे से क्रिस्टल में, ठीक है। तब और ये एग्जिस्ट वैसे ही करेगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई NaXClX, हम क्या करते हैं, इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो लिख लेते हैं। x:x क्या होगा, 1:1, तो हम इसको लिख लेते हैं NaCl, है ना। हर Na प्लस आयन के लिए एक Cl माइनस आयन है। इसी तरीके से मान लो MgCl2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्रिस्टल में एक Mg2 प्लस के लिए 2 Cl माइनस हो गए, इसका मतलब इतना हुआ। क्लियर हो गया, फॉर्मूला यूनिट समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो इनका मास ग्राम्स में केजीज में मेजर करना या उसको रिपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं इसके लिए, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी। एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होते हैं, बाय डेफिनेशन क्या है, 1, इसको AMU कहते हैं हम, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसका भी एग्जाम होता है AMU का, ठीक है, इट्स अ गुड कॉलेज। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का AMU का डेफिनेशन क्या हुआ, 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, उसमें C12 आइसोटोप होता है, उसके एक एटम का 1/12 मास जो होगा वो AMU के इक्वल है, ठीक है। इससे पहले भी डिफाइन करे गए थे अलग अलग स्टैंडर्ड्स, लेकिन करंट स्टैंडर्ड ये है, ठीक है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में था, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में था, अभी करंट ये है, ठीक। अच्छा, ये हो गया। तो इसको अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे मास ऑफ कार्बन एटम इन ग्राम्स लिखना होगा, विच इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ठीक है। अपॉन कितना आएगा 12, विच रफली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। दैट मीन्स 1 AMU इज इक्वल्स टू दिस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज योर कन्वर्जन फॉर्मूला। इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, 1 AMU अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स इक्वल टू 1, और
1.66 into 10 raised to minus 24 grams minus 24 grams अपॉन 1 EMU। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब डायरेक्टली मेजर तो नहीं कर सकते है ना, तो हम एक और मास डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है जी, ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हुआ? दिस इज RAM इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की बात करो है ना, अपॉन 1/12 द मास ऑफ 1C12 एटम। ये इस तरीके से डिफाइंड होता है। ठीक है, चाहो तो तुम, क्योंकि 1/12 द मास ऑफ 1C12 एटम क्या होता है 1 AMU, चाहो तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1 AMU। ठीक है जी, RAM। ओके, नाउ ठीक है जी, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं RMM मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करना चाहूं तो कैसे होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1 EMU। ठीक है, इसी तरीके से मैं RIMU डिफाइन कर सकता हूँ विच इज रिलेटिव आयनिक मास, और मैं RFM भी कर सकता हूँ रिलेटिव फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, ये भी कैसे आएगा? मास ऑफ 1 आयन ऑफ द आयन, मास ऑफ 1 आयन लिख लो, मास ऑफ 1 आयन, मास ऑफ 1 आयन अपॉन 1 AMU, और यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट अपॉन 1 AMU। ठीक है जी, इसमें तुम्हें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है तुम्हारा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है RMM और एनी ऑफ दीज, ये जो चारों मैंने बताया। ठीक है, तो RAM इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये अगर तुम ध्यान दो पीरियोडिक टेबल में तुमने दो नंबर्स देखोगे, एक एटॉमिक नंबर कहलाता है और एक मास नंबर कहलाता है। दिस इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? एटॉमिक मास। अगर मैंने पहले नहीं बताया तो अब बता देता हूँ, मास और वेट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम उनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा कभी मैं एटॉमिक मास, कभी मैं एटॉमिक वेट बोलूँगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल। तो RAM को मैंने कैसे डिफाइन किया था? RM को डिफाइन किया था मैंने ऐसे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट, ठीक है, अपॉन 1 AMU। ये क्या डिफाइन किया था? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको एटॉमिक मास लिख सकता हूँ। तो RAM इज इक्वल टू एटॉमिक मास
अपॉन 1 AMU AMU। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल आएगा? RAM इंटू 1 AMU। 1 AMU को मैं ग्राम्स में भी लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? RAM इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है। अच्छा, RM को मैंने अभी क्या बताया था? दिस इज इक्वल टू, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो किसी में भी काउंट करो कि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, उसको रख दो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU। ठीक है, या फिर चाहे तो तुम इसमें कन्वर्ट करके दो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एटॉमिक मास किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा। एग्जाम्पल, H एटम, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 1 इंटू 1 AMU। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के इक्वल इसका वेट आता है। ठीक, एक बेरिलियम एटम की बात करते हैं। ठीक है, बेरिलियम एटम में 8 होते हैं, 8 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 AMU। एक बोरॉन में कितने होते हैं? बोरॉन आइटम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 11 होते हैं, तो 1 AMU। ये कितना आएगा? ये 1 AMU के इक्वल आएगा, ये 8 AMU के इक्वल आएगा, और ये 11 AMU के इक्वल आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पे C12 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 12 न्यूक्लियॉन्स है इंटू 1 AMU, तो कार्बन का मास कितना आ रहा है? ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात? जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन के पास एक ही न्यूक्लियॉन है, उसका मास 1 AMU आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मास, ये यहीं से मैं निकाल रहा हूँ, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू 1 AMU। अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों न्यूक्लियॉन का मास डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? तो दिस इज व्हाट यू कैन यूज दिस। ओके, अच्छा, अब अगर मान लो मैं एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास पूछूं, तो सिंपल है, बाय डेफिनेशन क्या होगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है जी, तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं हम? मॉलिक्यूलर मास में, चलो ठीक है, RMM कैसे डिफाइन किया था हमने? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 AMU। इसको भी अगर मैं एक्सपैंड करके लिख लूं, क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू RMM इंटू 1 AMU। ठीक है, और RMM क्या होगा कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इंटू 1 AMU। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इंटू 1 AMU, ये तुम्हारा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो H2O का क्या होगा? 2 H हैं प्लस 1 O है। H में कितना होता है? 1 न्यूक्लियन होता है, तो 2 इंटू 1 न्यूक्लियन हो गए, प्लस इसमें 1 O एटम है ना, तो इसमें क्या हो गया? 1 इंटू ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो कितना हो गया टोटल? 10। तो H2O, सॉरी 10 नहीं, सॉरी 16 होते हैं, 16 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 18 है ना। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या आएगा? 18 AMU। ठीक है जी, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड सबका देख सकते हो। ठीक, सेम वे में तुम आयनिक मास और फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो दोनों के दोनों डिफाइन कर सकते हो।
आयनिक मास होगा मास ऑफ वन आयन ऑफ द सब्सटेंस, मास फॉर्मूला यूनिट मास होगा जो होगा मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जिस तरह की कैलकुलेशन मैंने यहाँ की वहाँ पे भी होगी। किसी भी आयन का मास उससे वो जिस एटम या मॉलिक्यूल से बना है उसके इक्वल ही आता है, उसी के इक्वल लेते हैं। एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिसिटी का। इसका मतलब क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे H2O की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो टोटल इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी 3। इस तरीके से CO2 की बात करूं तो इसमें कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। लेट्स से मैं H2O2 की बात करता हूं तो 2 इसके कितनी होगी 4। ठीक है, अच्छा इंडिविजुअल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितनी हो कैसे पता चलेगी। जैसे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो एटॉमिसिटी क्या होगी, 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिसिटी 2 हो गई। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगी 1। ठीक है, सेम वे कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी चीज को मॉलिक्यूलैरिटी भी कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम एक तरीके से ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मान लो 1 AMU है। ठीक है, ऑक्सीजन का या चलो लेट्स से कार्बन की लेते हैं, कार्बन का 12 AMU है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU। ठीक, अच्छा CO2 की अगर मैं बात करूं तो CO2 का मास कैसे निकलेगा। CO2 का मास निकलेगा कार्बन की एटॉमिसिटी, मतलब एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे कितना एटॉमिसिटी 1 इंटू 12 प्लस ये कितनी है 2 इंटू 16। ठीक है, ये कितना हो गया 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44 AMU। क्लियर है ये बात। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं एटॉमिसिटी के टर्म्स में, इट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इक्वल्स टू 1 I इक्वल्स टू 1 to n। ये समेशन समझ में आता ही होगा। ठीक है, एटॉमिसिटी I इंटू एटॉमिक मास I। ठीक है, इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आयनिक मास क्या होगा, मास ऑफ वन आयन। ठीक है, आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा उसने, और अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने देने से कोई मास में फर्क नहीं आता। ठीक है, उसके एटम्स के बेसिस पे, उसके एटॉमिसिटी के बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे Na+ की अगर मैं बात करूं तो Na और Na+ ये दोनों का मास सेम रहेगा, तो इसका एटॉमिक मास और इसका आयनिक मास दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सेम वे अगर तुम Cl- की बात करते हो तो उसके लिए भी सेम फंडा लग जाएगा। मान लो कि तुम ऐसे इसकी बात नहीं कर रहे हो, तुम बात करो SO4 की, इस आयन की बात करो कि भाई इसका मेरे को आयनिक मास बताओ, तो आयनिक मास क्या होगा इसका, इसमें एटॉमिसिटी क्या है C। इसको भी एग्जैक्टली वैसे कैलकुलेट करना है जैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था। इसका एटॉमिक मास कितना है S, एटॉमिसिटी कितनी है 1
इंटू 32, ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ एस इंटू एटॉमिक मास ऑफ एस प्लस 4 क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, कितना आया ये 32 प्लस 16 चौको 64 इक्वल्स टू 96 AMU। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपसे, इसको भी ऐसे ही करना है। फॉर्मूला मास भी एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला मास क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। कैसे आएगा, जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, इसमें क्या है Na प्लस है और Cl माइनस है। Na प्लस का मास तो Na के जितने होगा, तो 23 आ गया, 23 AMU। Cl माइनस का मास क्या हुआ, 35.5 AMU। इन दोनों को ऐड कर दो, 58.5 इसका मास आ गया। ऐसे MgCl2 है, MgCl2 में तुम देखोगे ये 2 हैं, तो Mg का मास कितना हो गया 24 और Cl का मास कितना हो गया 2 इंटू 35.5, 35.5, ये कितना आएगा 24 प्लस 71 इक्वल्स टू 95। क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हें इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज अ मोल, मोल एसेंशियली अगर देखें सिर्फ एक नंबर है। जैसे दर्जन जो है वो 12 को रिप्रेजेंट करता है, सेंचुरी 100 को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर है 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। इट इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। Na भी बोलते हैं इसको, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो 1 मोल अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो इसके इक्वल होता है, ठीक है। 1 मोल रिप्रेजेंट्स दिस नंबर, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि डेफिनेशन किस तरीके से है वो भी देख लो, ठीक है। ये क्लियर हुआ पहली बात तो, है ना। और केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज किया जाएगा इस नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, 1 मोल इज इक्वल टू, या 1 mole of a substance contains as many particles as there are atoms in exactly 12 grams of C12 isotope of carbon, ठीक है। बहुत तेज बोल दिया होगा शायद। इसका कहने का मतलब है कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर of atoms in 12 grams of C12 isotope, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे कि 1 मोल आया कितना। 1 मोल लेट्स से वो नंबर Na है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, 1 मोल रिप्रेजेंट दिस, लेट्स से कि वो नंबर Na है, तो Na इक्वल्स टू ये कैसे आया वो देखते हैं। भाई 12 ग्राम टोटल मास हो गया, ठीक है। ये टोटल मास किसका है, उस सैंपल का, अच्छा। और उसमें Na नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक एटम का मास कितना है ना, तो मैं इसके इक्वल रख सकता हूं उसको, मतलब Na इंटू मास ऑफ 1 एटम, ठीक है जी। अच्छा, इससे थोड़ी देर पहले हमने देखा था C12 का मास कितना था, 12 AMU, है ना। Na भाई हमने जब AMU की डेफिनेशन जो थी उससे क्या आया था, C का मास 12 AMU आया था। तो 12 इंटू AMU को 12 AMU लिख सकते हैं ना इसको, 12 AMU, ठीक है। AMU क्योंकि यहाँ पे ग्राम्स है, इधर AMU है, तो ऐसा नहीं चल सकता, इसको भी हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, Na इंटू 12 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू -24 ग्राम्स। यहाँ पे आके तुम इसको लिख सकते हो 12 ग्राम, ठीक है जी। यहाँ ग्राम से ग्राम कर गया, 12 से 12 कर गया, ठीक है। तो तुम देख सकते हो 1 इज इक्वल टू Na इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू -24, ठीक है। ये क्लियर हुई ये बात, ठीक है जी। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे।
अब अगर तुम्हें देखूं तो Na को क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी Na को क्या लिख सकता हूं मैं, Na को 1/Na इज इक्वल टू 1/1.66 इंटू 10⁻⁻²⁴। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है इस रिलेशनशिप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, मोल। नाउ दैट वी हैव सीन इसकी वैल्यू क्या है, तो किस किस के लिए यूज हो सकता है भाई। देखो मैटर की यूनिट है एटम, तो उसके लिए यूज हो सकता है। मोल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज हो सकता है, हो तो ऐसे किसी के लिए भी सकता है, आयंस के लिए हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो सकता है, प्रोटॉन्स के लिए हो सकता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर बताने के लिए हो सकता है, फोटॉन्स का नंबर बताने के लिए हो सकता है। ठीक है ना, इन सबको का नंबर बताने के लिए हो सकता है। ठीक, अच्छा अगर मैं कहूं 1 मोल एटम, ठीक है, लेट्स से 1 मोल ऑफ He एटम, तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको कहते हैं 1 ग्राम एटम। अगर 1 मोल एटम है He एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम He। ठीक है, He का 1 ग्राम एटम। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल्स के लिए कह रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, आयंस के लिए 1 ग्राम आयंस, इसके लिख सकते हैं 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि 1 मोल और 1 ग्राम एटम जो है या ग्राम मॉलिक्यूल है ना, तो वो दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, सेम है। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज होती है। अच्छा मान लो इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका चार्ज निकालो तो कैसे निकालोगे भाई। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है जी, तो 1 मोल का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू Na इंटू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 है ना, ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6022 इंटू 10⁻22 नहीं है, 2 ही है सिर्फ, इसको 2 कर लो, 602 आता है। वैसे 6 सॉरी यहाँ तो 2 आएगा, 1.6 तक ही लेते हैं यूजुअली लोग, मैंने आगे तक ले लिया। ठीक है, -19, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आता है 96500। ठीक है, कूलम्स। तो ध्यान रहना, इसको 1 फैराडे कहते हैं, 1 फैराडे। ठीक है जी, 96500 मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा उसको 96500 मतलब उसको 1 फैराडे कहेंगे। ठीक, ठीक है जी, मान लो तुम्हें मैं कहूँ कि भाई मेरे पास 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं He के। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स डू आई हैव, हाउ मेनी मोल्स डू आई हैव, कितने मोल्स है मेरे पास।
तो कैसे पता करेगा भाई? सिंपल सा है, एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो x मोल्स मान लो 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी, तो यूनिटरी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना आएगा ये x जो आएगा, x विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 3.0, सॉरी नहीं उल्टा आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3.11 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, इक्वल टू 1/2 आएगा, है ना। तो इससे हम एक जेनेरिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई मोल इज इक्वल टू, या चलो इसमें तो मोल भी रख लें, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा गिवन अपॉन एन एवोगाड्रो। ये फॉर्मूला ध्यान रखने के लिए है। ठीक है, जब कभी भी नंबर दिया हो किसी भी एंटिटी का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, ठीक है, उसको अगर हम एन से डिवाइड कर देंगे हमेशा हमें मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। जैसे He है, He के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस पर टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हुए? 4। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल He एटम्स, कैसे निकालोगे इसको भाई? एक He एटम, एक मोल He एटम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 He एटम्स। अच्छा, एक He एटम में 2 प्रोटॉन है, ठीक है ना, तो 10 में कितने होंगे? 20। इसका मतलब क्या होगा? जितने भी He एटम्स होंगे इसके जस्ट डबल प्रोटॉन्स होंगे। तो 1 मोल He एटम्स में हैज 1 मोल He एटम हैज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 प्रोटॉन्स। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, तो ये ध्यान रहेगा। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि 1 मोल He एटम्स का मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल He एटम्स कैसे निकालोगे भाई? देखो, 1 मोल हमारे पास नंबर है। अगर मुझे एक He एटम का मास पता चल जाए तो मुझे 1 मोल He एटम्स का मास भी पता चल जाएगा भाई, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मास को, है ना। तो कैसे पता चलेगा? देखो, He के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हुए? 4 न्यूक्लियॉन्स। थोड़ी देर पहले तुमने देखा ही था कि भाई एक न्यूक्लियॉन का मास होता है 1 AMU के इक्वल, है ना। तो 4 AMU, इसका जो मास होगा एक He का मास कितना होगा? 4 AMU, मास ऑफ He एटम 4 AMU, ये आ जाएगा। अब क्योंकि 4 AMU आ चुका है ना, इसको ग्राम्स में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अब एक He एटम का मास हमारे पास आ गया है। ठीक है, अगर मुझे 1 मोल का चाहिए हो तो कैसे निकलेगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स इंटू Na इंटू Na। ठीक है, नंबर ऑफ He एटम से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल में Na एटम्स होते हैं।
ठीक है, 4 इंटू, ये याद होगा तुम्हें, इसको मैं 1/n लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि वो रिलेशनशिप याद रखना। क्या आएगा ये n कितना आ गया है यहाँ पे इतने ग्राम्स, 1 ग्राम अपॉन n कितना आ जाएगा इंटू ये 4 ग्राम्स आ जाएगा, ये ध्यान रहेगा 4 ग्राम्स। तो इसमें दो चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली, एक है पहले तो वो वाली देख लेते हैं। तुमने देखा इसका मास जो था, एटॉमिक मास, He का एटॉमिक मास 4 AMU था, ठीक है। इसका मोलर मास कितना आया, या इसके एक मोल एटम्स का मास कितना आया, एग्जैक्टली 4 ग्राम्स। बस AMU की जगह ग्राम लग गया। जस्ट होल्ड दिस थॉट।